नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ शिक्षा में। आज का जो हमारा सेशन है ना, वो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल सर। और आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं? आज हम भारतीय संविधान के भाग 14 से लेकर 25 तक का एक सुपर रिवीजन करने वाले हैं। मतलब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ना, ये 100% फोकस्ड और अत्यंत उपयोगी सेशन है विद्यार्थियों के लिए। वाओ। पर सर, पॉलिटी के इतने भारी भरकम जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है? मुझे तो बहुत डर लगता है इन सब से। अरे, डरने की कोई बात नहीं है। आज के इस क्लासरूम सेशन के बाद ये सारी चीजें उंगलियों पर याद हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। क्या बात है। तो चलिए सर, फिर शुरू करते। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मतलब भाग 1 से 13 तक हमने क्या देखा था, एक बार वो रिकैप कर लेते हैं। बेसिक्स ना। जैसे भाग 1 से 13 में संघ और राज्य क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, संघ और राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता और हमारे मौलिक अधिकार यानी FR। और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य भी तो थे ना, भाग 4 और 4A में। सही पकड़ा। इसके अलावा भाग 5 और 6 में संघ और राज्य, और फिर भाग 8, 9, 10, 11 में यूटीज, पंचायतें, अनुसूचित क्षेत्र और केंद्र राज्य संबंध। हाँ सर, ये तो हो गए बेसिक्स और नियम कानून। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या सवाल है? सर, इस पूरे देश के सिस्टम को चलाता कौन है? मतलब ये जो ऑफिसर्स हैं जो नियम लागू करते हैं, ये आते कहाँ से हैं? बहुत ही शानदार सवाल पूछा है तुमने, और यहीं से शानदार एंट्री होती है हमारे भाग 14 की, जिसका नाम है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अच्छा, भाग 14। हाँ, ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। देखो, अगर भाग 1 से 13 घर का नक्शा है ना, तो भाग 14 उस घर को मेंटेन करने वाली मैनेजमेंट टीम है। ओ, मैनेजमेंट टीम, मतलब वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी वाले एग्जाम्स। बिल्कुल। अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होता है। लेकिन क्या तुम्हें दोनों के बीच का मुख्य अंतर पता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और एसपीएससी में राज्यपाल द्वारा, और इनके कार्यकाल में भी एक बहुत बारीक अंतर है। वो 6 साल वाला रूल? हाँ, कार्यकाल दोनों का 6 वर्ष का होता है, लेकिन यूपीएससी में रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है, जबकि एसपीएससी में केवल 62 वर्ष। अच्छा, 62 और 65। और सर, वो जो आईएएस आईपीएस होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं अनुच्छेद 312 से, जिसे हम अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। समझ गई। पर सर, एक बात बताइए, जब इतने सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो उनके बीच झगड़े या विवाद भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो क्या वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं? यही तो बात है। अगर सब कोर्ट जाने लगे तो अदालतों पर कितना बोझ बढ़ जाएगा, सोचो। इसीलिए 1976 में 42nd संशोधन द्वारा भाग 14A जोड़ा गया। अच्छा, भाग 14A। इसमें क्या है सर? इसमें है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कैट और सैट। और कोई ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं क्या? हाँ ना, अनुच्छेद 323B में अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। पर सर, जब हमारे पास पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो इन ट्रिब्यूनल्स की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, इनका मुख्य उद्देश्य है त्वरित न्याय यानी स्पीडी जस्टिस देना, ताकि अधिकारियों के सर्विस से जुड़े मामले जल्दी सुलझें और अदालतों का बोझ कम हो सके। ओह, समझ गई। मतलब फास्ट ट्रैक अदालतें एक तरह से। बिल्कुल। अब प्रशासन तो सेट हो गया, अधिकारियों के विवाद भी सुलझ गए, पर इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार भी तो मनाना है। लोकतंत्र का त्योहार मतलब इलेक्शंस? एकदम सही, जो आता है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 के तहत ही चुनाव आयोग बनता है ना? हाँ, भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की संरचना इसी में है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, राइट? बिल्कुल। इनका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और वोटर लिस्ट तैयार करना। लेकिन सुनने वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 326, वयस्क मताधिकार वाला। हाँ, विद्यार्थियों को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि 61वें संशोधन के जरिए ना वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वाह, 21 से 18। सर, चुनाव तो हो गए, लेकिन क्या संसद में समाज के हर वर्ग को बराबर का मौका मिलता है? तुम्हारी ये जिज्ञासा बहुत अच्छी है। इसका जवाब हमें मिलता है भाग 16 में, जिसका नाम है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अच्छा, तो इसमें क्या प्रावधान है सर? ये अनुच्छेद 330 से 342 तक है।
इसमें लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 में दिया गया है। और राज्यों की विधानसभा में? विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण मिलता है। लेकिन यहाँ एक विशेष नोट है जो एग्जाम्स में आ सकता है। वो क्या है सर? 104वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसे हमेशा याद रखना। ओहो, मतलब एंग्लो इंडियन आरक्षण अब नहीं रहा। ये तो सच में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। अब देश के नियम बन गए, लोग चुन लिए गए, पर ये सब काम किस भाषा में करेंगे? हिंदी में या अंग्रेजी में? यही बताता है भाग 17 यानी राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज। ये है अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन सर, मैंने तो देखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो सारा काम अंग्रेजी में ही होता है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन न्यायपालिका की भाषा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी ही रखी गई है। और क्षेत्रीय भाषाओं का क्या? उनके लिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष निर्देश है और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। अच्छा, 22 भाषाएं हैं टोटल। हाँ, अब मान लो भगवान न करे देश पर कोई बड़ा संकट आ गया, युद्ध हो गया, तब क्या होगा? तब तो कुछ इमरजेंसी लगानी पड़ेगी ना देश में। बिल्कुल सही। और इसीलिए भाग 18 को संविधान का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, जो हमने जर्मनी से प्रेरित होकर लिया है। इसमें आपातकालीन उपबंध हैं। अच्छा, जर्मनी से। इसमें कितने प्रकार के आपातकाल हैं सर? 3 प्रकार के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लगता है। ओके, और दूसरा वाला? दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 366, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और तीसरा तो पक्का वित्तीय आपातकाल होगा ना, अनुच्छेद 360 में। एकदम सही, वित्तीय अस्थिरता के समय। सर, एक मजेदार सवाल पूछूं? हाँ, बिल्कुल पूछो। क्या भारत में कभी पैसों की इतनी कमी हुई है कि वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी हो? हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात है। अनुच्छेद 360 आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। वाह, ये तो सच में बहुत गर्व की बात है ना? अब आते हैं भाग 19 पर, प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस, अनुच्छेद 361 से 367 तक। मिसलेनियस? इसमें क्या खास है सर? इसमें अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को कानूनी संरक्षण यानी विशेषाधिकार देता है। कानूनी संरक्षण मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं? अरे नहीं, मतलब वे अपने कार्यकाल के दौरान किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए ना किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। अच्छा, अब समझी। और इसी में अनुच्छेद 361A भी है, जो संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण करता है। ओके। सर, मेरे मन में ना एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल आ रहा है अभी। तो बिल्कुल मत रोको, पूछो क्या सवाल है। सर, संविधान 1950 में लागू हुआ था। क्या हम आज की 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से इस किताब में बदलाव कर सकते हैं? क्या बात है, तुमने सीधा भाग 20 की तरफ इशारा कर दिया, संविधान का संशोधन। अच्छा, तो बदलाव पॉसिबल है? बिल्कुल, अनुच्छेद 368 के तहत। और ये तरीका हमने दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित होकर लिया है। तो ये संशोधन करते कैसे हैं सर? इसके 3 तरीके हैं। पहला, साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा। और दूसरा है विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी। और तीसरा, सबसे मुश्किल वाला है। वो क्या है सर? विशेष बहुमत और उसके साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। मतलब स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए? हाँ, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है दोस्तों कि आप संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहाँ तय हुआ था सर? ये केशवानंद भारती केस में तय हुआ था। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। ओके सर, नोट कर लिया मैंने। मूल ढांचा चेंज नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं भाग 21 की तरफ, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें वो जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल 370 था ना? बिल्कुल, जो 2019 में समाप्त हो गया, यानी अब निरस्त कर दिया गया है। और बाकी राज्यों के लिए भी कुछ है क्या इसमें? हाँ ना, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371, नागालैंड के लिए 371A और असम के लिए 371B। सर, ये तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए हैं। विद्यार्थियों के लिए मेरी एक एग्जाम टिप है यहाँ। ये हिस्सा मिलान यानी मैचिंग वाले प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से याद करना है। राइट सर। अब हम एकदम लास्ट भाग में आ गए हैं क्या? हाँ,
भाग 22, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। संक्षिप्त नाम मतलब इस किताब का नाम है भारत का संविधान और इसका प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन सर कुछ हिस्से तो पहले ही लागू हो गए थे ना, 26 नवंबर 1949 को। बहुत बढ़िया, तुमने एकदम सही याद रखा है। और इसी भाग में अनुच्छेद 394A भी है, जो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ यानी ऑथराइजेटिव टेक्स्ट की बात करता है। सर मेरे नोट्स में ना भाग 23 और 24 के बारे में भी कुछ लिखा है, वो क्या है? मैं स्पष्ट कर दूं, भाग 23 असल में चुनाव सुधार पर केंद्रित है, जैसे ईवीएम का प्रयोग, वीवीपैट, नोटा वगैरह। अच्छा, और भाग 24? भाग 24 स्थानीय निकाय से जुड़ा है। 73वां संशोधन पंचायत के लिए और 74वां संशोधन नगरपालिका के लिए। वो जो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। हाँ, जिला, फिर ब्लॉक और फिर ग्राम स्तर। और फाइनली भाग 25 हमारा निष्कर्ष है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब भाग 14 से 22 प्रशासन, न्याय और आपातकाल का आधार है, राइट? बिल्कुल। और समय समय पर हुए इन संशोधनों ने इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखा है। सर ये सब समझ तो आ गया, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में ना ये सारे पार्ट्स याद कैसे रहेंगे? मुझे बहुत परेशानी होती है, सब मिक्स हो जाता है। टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम्हारे और हमारे सभी सुनने वालों के लिए मेरे पास एक सुपर रिविजन ट्रिक है। अरे वाह, जल्दी बताइए सर। इसे याद रखो, ESOEMA, इसोईमा। ESOEMA, इसका क्या मतलब है? देखो, ई से इलेक्शंस यानी चुनाव, भाग 15। एस से स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष उपबंध, भाग 16। अच्छा, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, भाग 17। बिल्कुल। फिर ई से इमरजेंसी यानी आपातकाल, भाग 18। एम से मिसलेनियस यानी विविध, भाग 19। और लास्ट ए से अमेंडमेंट यानी संशोधन, भाग 20। वाओ सर, ये तो बहुत आसान हो गया। है ना? और जाते जाते क्लास का गोल्डन रूल याद रखना। वो क्या है? आर्टिकल और भाग को हमेशा एक साथ जोड़कर पढ़ें। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आज हमने भाग 14 के प्रशासन से लेकर मेमोरी ट्रिक तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया। हाँ सर, ये बहुत ही क्रिस्प और छोटा रिकैप था जो एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। और विद्यार्थियों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सफलता की कुंजी क्या है? बार बार रिवीजन। बिल्कुल, रिवीजन करते रहना चाहिए। और आखिर में सुनने वालों के लिए मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है सर? दोस्तों, सोचकर बताइए कि अगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा बदलने की अनुमति मिल जाती तो आज हमारे देश का लोकतंत्र कैसा होता? ये सच में एक बहुत ही गहरा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल है सर। नमस्कार।